Very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. आज का topic है towards civil disobedience movement. So we have basically done the non-cooperation movement in the previous session and the varying strands of the non-cooperation movement. We'll do have a quick revision of that as well. But आज हम समझने वाले हैं कि हमारी जर्नी non-cooperation से civil disobedience के बीच में कैसे हुई, क्योंकि non-cooperation आपका 1920 में होता है और civil disobedience आपका 1931 में होगा. मतलब एक पूरे डिकेड का 10 सालों का फासला है. तो क्या इन 10 सालों में हमें ऐसे उम्मीद आ गई थी कि ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, या कुछ ऐसे बिल्डिंग फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें मास मूवमेंट जो है वो नॉन कॉपरेशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस की तरफ पुश करती गई और वैसे ऑर्गेनाइज करनी पड़ी. सो ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स बिगिन. नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, एज यू नो हमारा रिचुअल है. आई स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन. सो हाय बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूं आपके एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब, कमिंग विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 9 years in the field of education, where I've taught the students both online and offline for CBSE and ICSE. I've done my studies in the field of humanities, hence I specialize in English and social science. Now, a quick check if you guys have done your pre-work or not, but we'll start with a quick recap while you guys let me know. And this chapter, as I keep on saying, is very, very important from the perspective of examination, because this is one chapter. Then Rise of Nationalism in Europe carries good weightage. So we have to always remember कि हमारी जो preparation है वो उसी हिसाब से हो रही है और इस chapter पे हम बराबर ध्यान दे रहे हैं. आपको कभी भी कोई query हो आप आराम से मुझसे clarify कर सकते हो, because यहाँ इस chapter में बहुत सारे events, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें confuse कर सकती हैं, है ना. तो चलो recap के साथ शुरू करते हैं. प्रीवियस सेशन में हमने बेसिकली समझा खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रॉपर डिटेल्ड रीकैप. सो सबसे पहले हमें ये पता चला कि 1920 में जो है, एक्चुअली 1914 से 1918 का कनेक्शन में बनाकर शुरू करती हूँ. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे नए इकोनॉमिक सिचुएशन, बहुत सारी नई सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों की यहाँ पे कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि सारा एक्सपेंडिचर ब्रिटिशर्स जो है वो आपका वॉर में कर रहे थे. उन्होंने बहुत लोन ले लिया था. अब ये सारे पैसे की भरपाई वो कहां से करते, तो उन्होंने टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया था, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी थी इंडियंस के लिए. तो नेचुरली वो काफी डिफिकल्ट हो गया था सर्वाइवल इकोनॉमिकली इंडियंस के लिए. इन जनरल द बिजनेस वाज नॉट वेरी ग्रेट. प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था. जो हो रहा था वो वॉर प्रोडक्शन हो रहा था. जो टैक्सेस भी लिए जा रहे थे वो हमारे भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे. टैक्सेस का पर्पस होता है डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. प्लस इंडिया वाज नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द वॉर. वी वर ड्रैग्ड इनटू द war because the Britishers wanted to be there, but how would they manage having so many soldiers and everything? तो उन्होंने अपने सारे कॉलोनीज के लोगों को ही बुलाया था, जैसे कि इंडिया, right? And that is how Indians basically got dragged into this whole thing. Now we are going to understand that while this was happening and while people were struggling, they expected that their condition will get better after the First World War, which necessarily we know for a fact that did not happen. Why did it not happen? It did not happen for a very simple reason, because एपिडेमिक आ गया था इन्फ्लुएंजा का, क्रॉप फेलियर हो गए बैक टू बैक, और लोग वैसे ही इकोनॉमिकली काफी स्ट्रगल कर रहे थे. एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी हो गई थी. सो दैट इज ऑल व्हाट क्रिएटेड बिग ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस, वेयर वी एंडेड अप लूजिंग अराउंड 12 to 13 million people from our population. So now when the war ends, people were expecting their lives to get better, but the Rowlatt Act was enacted, then the Jallianwala Bagh incidents happened, and it was very clear that the Britishers were not going to back down, and the condition of Indians was not going to get better even after the First World War, till the point that we have our independent rule, till the point the Britishers leave. तो अब मूवमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और इतने सारे सत्याग्रह और सारी चीजों के बाद अब गांधी जी भी शांति से नहीं बैठने वाले थे. उन्हें भी समझ आ गया था. बहुत बड़ी लर्निंग हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जलियांवाला बाग, इन सारी चीजों के बाद भी ली थी. तो अब बड़े मास मूवमेंट्स पूरे देश में स्टार्ट होंगे. खिलाफत कमेटी का कंडीशन ये रहता है कि खिलाफत कमेटी फॉर्म इसलिए होती है क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जो है ऑटोमन टर्की, ऑटोमन एम्पायर को हराते हैं, तो वहां पे कैलिफ, द खलीफा was the spiritual leader of the Islamic world. He stays over there. उनके अगेंस्ट एक हार्श ट्रीटी साइन होने की रूमर स्प्रेड होती है, और ये पता चलता है कि उनके जितने भी टेम्पोरल पावर्स है वो सारे स्नैच कर लिए जाएंगे, जिसके अगेंस्ट कई सारी जगह पे जो इस्लामिक फॉलोअर्स थे वो लीड करने लग जाते हैं मूवमेंट्स, राइट, अगेंस्ट दिस. और हमने ये भी समझा कि अभी इसके पहले तक ऐसा यहाँ पे मुस्लिम्स का सपोर्ट कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के पास रह रहा था. वो बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट नहीं थे. मुस्लिम लीग इस इंटेंट से बनाई गई थी और इसी हिसाब से चल रही थी कि हमें ब्रिटिशर्स से
फाइट बैक करना है, उनको पुश बैक, उनके साथ रहना है. बट विद द खिलाफत कमिटी जो उनके सेंटिमेंट्स से टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स वो चेंज होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो खलीफा के अगेंस्ट जो भी चल रहा है वो नहीं खत्म हो, सॉरी वो नहीं किया जाए, वो खत्म हो जाए. तो इसलिए उन्होंने खिलाफत कमेटी बॉम्बे में 1919 में फॉर्म की, गांधी जी को मदद के लिए बुलाया भी. गांधी जी ने जब देखा जलियांवाला बाग के अगेंस्ट जो भी मूवमेंट चल रहे थे वो सिटीज टाउन्स तक ही लिमिटेड थे, उन्हें ये लगा कि एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट लॉन्च करना होगा जहां पे पूरा देश पार्टिसिपेट करे, गांव कस्बे सब जगह से लोग आए, एंड नॉट जस्ट पीपल कमिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ द प्लेसेस एंड यू नो इवन द रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ इंडिया, बट हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड ऑल्सो गेट यूनाइटेड, एंड दिस वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू डू दैट. सो शौकत अली मोहम्मद अली हैड फॉर्म्ड द खिलाफत कमिटी जिसमें गांधी जी आ जाते हैं, और अब ये डिसाइड करते हैं कि खिलाफत के मूवमेंट को, खिलाफत इशू को और साथ ही साथ स्वराज के इशू को यानी कि इंडिपेंडेंट रूल को साथ लेकर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, विच इज गोइंग टू बी अ नॉन वायलेंट मास एजिटेशन, मास मूवमेंट अक्रॉस द एंटायर नेशन, वेयर एवरीवन इज सपोज्ड टू पार्टिसिपेट, हिंदू मुस्लिम्स एवरीवन, राइट, पीपल फ्रॉम विलेजेस टाउन्स, and also that this movement is going to be all about boycotting everything that the Britishers have to offer to us. और ये 3 folds में होने वाला था कि पहले आप titles give up करोगे, फिर job colleges वो, and then finally will not use any goods and production and services done by the Britishers, will not cooperate with them. और हिंद स्वराज नाम की किताब में 1909 में ही गांधी जी ने ये बात मेंशन कर दी थी कि बिना इंडियंस के सपोर्ट के ब्रिटिशर्स, क्योंकि देयर वर जस्ट हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट, हर 4000 इंडियंस पे एक ब्रिटिशर हुआ करते थे, दैट वाज द रेशियो. So they had Gandhiji had declared in Hind Swaraj itself that they would not be able to last in India even a year if Indians stop cooperating with them, working for them, so on and so forth. So with that intent, this session of Congress was organized in Kolkata in 1920 in the month of September, where Gandhi ji announced this. But when he mentioned that there will be a complete boycott, including the boycott of the council elections, because Government of India Act के तहत Indians को allow किया गया था कि वो election में participate करके सरकार का हिस्सा बन सकते हैं. जब लोगों को ये पता चला वो बहुत ज्यादा मतलब कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा डाइसी हो गए. They were not very convinced about this idea, because they didn't want to boycott the election. They believe that only when they're a part of the government they will be able to make certain changes from within the system. But मनाते सारे discussions, negotiations करते गांधी जी ने finally लोगों को मना ही लिया, और इसीलिए दिसंबर के सेशन में 1920 के नागपुर के इसको फाइनली अडॉप्ट कर लिया जाता है, और जनवरी 1921 से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. और इसके लिए गांधी जी और शौकत अली पूरे देश में घूमते हैं लोगों को मोबिलाइज करते हुए भी. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग ग्रुप्स पार्टिसिपेट तो करते हैं, बट अलग अलग इंटेंट के साथ, अलग अलग चाहत के साथ. उनकी जो डिजायर्स थी, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी इस मूवमेंट से अलग और डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि हर एक इंसान के लिए फ्रीडम का मतलब अलग होता है. जो जिस चीज से स्ट्रगल कर रहा होता है उसके लिए फ्रीडम वही डिफाइन करती है. सो व्हाई गांधी जी, why people got divided was that people who were farmers had different expectations and different problems with Britishers. Everyone wanted Britishers gone, but the issues were different that they were fighting for. Plantation workers का अलग था, टाउन्स में जो लोग थे उनका अलग था. तो मूवमेंट टाउन्स में शुरू होती है, ज्यादातर मिडिल क्लासेस में पार्टिसिपेट करते हैं. वो पहले अपनी सारी सरकारी नौकरियों को छोड़कर, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, उसको छोड़कर आते हैं पार्टिसिपेट करने. फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाता है इतना ज्यादा कि ऑलमोस्ट उनकी सेल और प्रोडक्शन जो है हाफ हो जाती है. इंडिया में 102 करोड़ से 57 करोड़ में ड्रॉप आ जाता है सिर्फ इस एक साल में, 1920 से आपका 21 के अराउंड. बट ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रहती है क्योंकि किसी भी फॉरेन ब्रिटिशर गुड या आपका कॉलेज स्कूल किसी भी चीज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है. तो मिडिल क्लास के लोग कितने दिन तक बिना सैलरी के, बिना काम के फाइट करते रहेंगे? दे ऑल्सो हैव टू सस्टेन. सो पीपल स्टार्टेड ट्रिकलिंग डाउन बैक टू देयर जॉब्स. Students did not have any other option of getting educated by any other Indian institution because it did not used to exist. So they start going back to their schools and colleges. कपड़े भी जो है खादी बनने में बहुत वक्त लगता था और बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो वो भी हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं थी टाउन्स में. कंट्री साइड में मूवमेंट में हमें एक नाम बहुत ज्यादा उभर कर आता है, कंट्री साइड यानी कि विलेजेस. तो फार्मर्स, पेजेंट्स, इनके विलेजेस, इनके एक बड़े लीडर अवध वाले रीजन में हमारे बाबा रामचंद्र थे, जो खुद एक इंडेंजर्ड लेबरर रह चुके थे. उन्होंने औध किसान सभा की फॉर्मेशन की थी, जिसको आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू जी भी ज्वाइन करते हैं. और एक साल के अंदर में ये उस एरिया के इन एंड अराउंड कुछ 300 ब्रांचेस स्प्रेड भी कर देते हैं इसके. बट जो फार्मर्स की प्रॉब्लम थी वो तालुकदार, जमींदार इनसे थी, बिकॉज उनसे उनकी डायरेक्टली डीलिंग होती थी. वो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, बिकॉज दे यूज्ड टू कलेक्ट द टैक्सेस, द रेंट, force the people to do free labor, right? जैसे हम बंधुआ कहते हैं, बंधुआ मजदूरी कहते हैं.
तो ये सारी चीजों को बेगार सिस्टम को, ठीक है, बेगार सिस्टम को वो बंद करना चाहते थे, बट वहां पे भी वायलेंट होने लग जाता है मूवमेंट, क्योंकि कई सारे लोग गांधी जी के नाम पे डिसोबीडियंस मोड में चले जाते हैं, थोड़ा वायलेंस करने लग जाते हैं। फिर हमने देखा कि ट्राइबल्स के साथ भी ये सेम इशू हो रहा था, जैसे कि आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में दे यूज्ड टू प्रैक्टिस समथिंग कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर, व्हिच वाज हाइडिंग इन द ट्रीज एंड अटैकिंग द ब्रिटिशर सोल्जर्स बाय सरप्राइज, व्हिच वाज अ वायलेंट मूव. The reason they used to do so because tribals have their identity, their culture, their tradition, everything based in and out of nature. और अब उनसे उनकी livelihood छीन ली गई थी, ये culture छीन लिया जा रहा था, तो that was going to be a big problem for them, so they had started doing this. अलूरी सीताराम राजू एक बहुत बड़े लीडर की तरह उभर कर आते हैं यहाँ पे, जो काफी लोगों को लीड कर रहे होते हैं, गांधी जी के बड़े फॉलोवर होते हैं, आपका मतलब बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, गिविंग अप ऑफ लिकर, फॉरेन लिकर, ये सब उन्होंने बोला, लेकिन वायलेंस के मामले में थोड़ी उनकी हिसाब डिफरेंट थी, तो वहां पे एक बड़ा क्लैश आ जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं कर पाती है इनको. सेम थिंग हैपेंस विद द पेजेंट्स एज वेल. ठीक है, So this is all that we have done in the previous session. थोड़ा सा स्वराज का प्लांटेशन और एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन हम आज करेंगे डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन, a quick reminder that guys we have launched batches, not one but two. तो 10th की 2 बैचेस फॉर्म हो चुके हैं. अब आपका पहला जो है 12 अप्रैल को चालू हुआ था, दूसरा हमने 20 मई को किया था, जहां पे हम आपके लिए भर भर के लाइव सेशंस कर रहे हैं. हर दिन आपके सारे सब्जेक्ट के लाइव सेशन होते हैं. विशाल सर मैथ्स में, सोशल साइंस और अक्षय सर आपको पढ़ाते हैं साइंस, एंड यू कैन ज्वाइन दिस सेशन व्हेन एवर यू वांट टू. एंड ये क्लास आपको यहाँ पे प्री पोस्ट क्लास एक्टिविटी मिलती है, जो आपके स्कोर में काफी इंप्रूवमेंट करती है. 24/7 पावर्ड AI पावर्ड आपको डाउट रेजोल्यूशन मिलता है. लाइव क्लासेस में आप डायरेक्टली टीचर के साथ अपने डाउट्स को रिजॉल्व करा सकते हो. आपको ई बुक्स मिलती हैं, आपको सारी जो रेफरेंस की बुक्स हैं जो आप 10th में खरीदना चाहते हो, खरीदने की जरूरत नहीं है, वो इस पैकेज में ही आती हैं. प्लस द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड द टेस्ट व्हिच विल रिमार्केबली मेक अ चेंज इन योर प्रिपरेशन. नाउ द प्राइस पॉइंट इज जस्ट 699 पर मंथ इफ यू टेक इट फॉर 1 मंथ. अगर आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो विल जस्ट कॉस्ट यू 499 रुपीज पर मंथ, और 3 महीने का 599 का कॉस्ट आएगा. पहले 3 दिन में फ्री ट्रायल भी है. और द बेस्ट पार्ट इज ये सिंगल सब्सक्रिप्शन है विद अनलिमिटेड एग्जाम, यानी कि आप कितने भी भाई बहन हो, इट डजंट मैटर हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर, यू जस्ट हैव टू टेक 1 सब्सक्रिप्शन, और 1 सब्सक्रिप्शन से ही सारे लोग साथ में पढ़ाई कर सकते हैं. यानी कि अगर आपने ये क्लास ये अगर परचेज किया सब्सक्रिप्शन, तो सिर्फ 10th की क्लासेस मिलेंगे, ऐसा नहीं है. 10th 9th 11th 12th सारी क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगे, अलॉन्ग विद इम्बाइब लेंस, लैब एक्सपेरिमेंट्स, एवरीथिंग. और अभी तो ऑफर भी है 18th मई से 20th मई तक. मई तक है ये ऑफर, till the end of the day. The code is COM25. ये आपको देगा extra 25% discount. A lot of other offers are also going to come, just in case if you have missed this. आगे आने वाले और भी कई सारे ऑफर्स हैं इस महीने में. You just have to be a little, updated with what offers are there, and you can get 25% discount on already the very discounted price of 499 rupees. ये वैसे ही इतना कम है, इस पे और आपको 25% ऑफ मिल जाता है, तो आप और बहुत ज्यादा पैसे बचा लेते हो. तो अपने खुद भी आप करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, सब्सक्रिप्शन ले लो. यहाँ आपके पूरे 10th का सिलेबस हम पूरा करेंगे, मिड टर्म्स, फाइनल टर्म्स रिविजन के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, हर एक चीज के साथ. और इन टेस्ट की आपकी बिहेवियर एनालिसिस भी होगी, जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी, बिकॉज गलतियां आइडेंटिफाई कर लेने के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे पढ़ाई करना, मूव फॉरवर्ड करना इज नॉट जस्ट इनफ, राइट. हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पैटर्न्स क्या हैं. जब तक आप डीप रूटेड प्रॉब्लम को समझ करके उसे चेंज नहीं करोगे, बेटर इंप्रूवमेंट नहीं आती है. नाउ वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. एज यू गाइज ऑलरेडी नो, वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, विच इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, प्रीटी मच इन डिटेल. आज हम समझेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे लेट 1920s में ट्रांसफॉर्म होती है. साइमन कमीशन, डिसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द गांधी अर्बन पैक्ट, all of this will be covered. So a quick reminder, if you want to have like a visual of that and like look at everything, especially geography जैसी चीजों में हमें visuals बहुत help करती हैं. तो guys, Imbibe Lens is what is going to make your black and white book very lively, plus help you out with anything that you want to learn more about or in depth, because without
whenever we are stuck, we usually go Google and find videos on YouTube, and that in itself takes a lot of time. Sometimes we don't even find the most relevant videos. This will help you save a lot of time and just get started. So we'll start with the first three questions that we asked from the previous session, and then we'll move on forward. The very first question is, what were the challenges that led to the slowing down of the city-based movement for boycotting British goods and institutions in India? The high cost of khadi and slow development of alternative Indian institution, availability of cheaper Indian made goods, the rapid establishment of alternative Indian institutions, or the lack of awareness of the commitment among the people. What was the reason which led to the slowing down of the movements in cities? Towns में क्यों slow down हो गया था? Okay, perfect. Amazing, guys. The correct answer would be the high cost of khadi and the slow development of alternate Indian institutions. Next question. Guerrilla warfare in the Goodham Hills was led by which of the following? Plantation workers, the jute growing peasants, the tribals, or industrial workers? ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ था, इसके पीछे लीड करने के कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन लीड कर रहा था, इसे कहां पे हो रहा था ये? And amazing. The correct answer would be it were the tribals, right? Tribals कर रहे थे, right? Tribals were leading this movement. Next question before we move on forward. Which book was written by Gandhi ji? Hind Swaraj, Dastane Hind, Anand Mat, or Shakuntala? Name of the book written by Gandhi ji. सुपर्ब, इट विल बी हिंद स्वराज, है ना? कौन सी किताब थी? हिंद स्वराज थी। तो हिंद स्वराज में उन्होंने वही कह दिया कि भैया जब ये लोग ही इतने कम हैं, ये इतना ज्यादा इसलिए उड़ पा रहे हैं, है ना, इतना ज्यादा इसलिए आराम से रह पा रहे क्योंकि हम इनकी मदद कर रहे हैं। हमने इनकी मदद खत्म कर दी, बंद कर दी, तो इनकी बैंड बच जानी है। ओके चलो, तो नॉन कॉपरेशन जो है 1920 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद हमने देखे कि देयर वर सर्टेन कंडीशंस व्हिच इन फैक्ट लेड टू द रीजन लेड टू योर काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंडीशंस व्हिच लेड टू द नॉन कॉपरेशन। लेकिन ये जो रे ऑफ होप लेके आई थी, और लोगों को जो लग रहा था कि जितनी सक्सेस हमें मिलेगी, मिलती नहीं है। लेकिन क्यों नहीं मिलती है और इसके बाद फिर क्या कंडीशंस होते हैं कि हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ मूव करते हैं? तो प्लांटेशन वर्कर के साथ कहानी शुरू करते हैं। प्लांटेशन वर्कर से हमारा क्या मतलब है? प्लांटेशंस की बात करें हम। व्हाट वी आर रेफरिंग टू बेसिकली व्हेन वी से द टर्म प्लांटेशन इज इंडिगो का प्लांटेशन, टी का प्लांटेशन। अभी आप एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ोगे, प्लांटेशन उसको कहते हैं बच्चे जो एक ही क्रॉप बहुत बड़ी सी जमीन पे कमर्शियल ट्रेडिंग पर्पस के लिए ग्रो की जाती है। द हायर द प्रोडक्शन, द मोर आई मीन द हायर द बिगर द लैंड, द हायर द प्रोडक्शन, एंड जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा कमाई होगी। तो प्लांटेशंस वो सारे कैश क्रॉप्स जैसे कि चाय, कॉफी, इंडिगो, ओपियम, ऐसी सारी चीजों को ग्रो करने के लिए आपको यूज की जाती थी, जहां पे बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर लगता था, बहुत ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होते थे काम करने के लिए। तो यहाँ पे पहले 1857 के थोड़ा आसान था लोगों के लिए जिंदगी।
इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, लोग तब भी जाते थे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की तरह, नॉर्मल लेबर की तरह। 1857 के बाद जब इन्होंने देखा था ब्रिटिशर्स ने कि कितने सारे प्लांटेशन वर्कर्स आ गए थे उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उन्हें लगा कि आगे चलकर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें सावधानी अभी से बरतनी होगी, एंड विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while going ahead with this. So what they did was they implemented something called the Inland Immigration Act, ताकि कोई भी प्लांटेशन वर्कर कभी भी आराम से मूव ना कर जाए आपके उस प्लांटेशन से जिसमें वो काम करता है। वो उससे क्या होता है, जो आपका रिस्क होता है ऑफ मोर नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इनटू इवेंट्स लाइक रिवोल्ट ऑफ 1857, it reduces to a great deal. So that was his idea with which he decided, that was the idea with which the Britishers decided that we are not going to go ahead with this, where plantation workers, because there used to be a lot of plantation workers, बहुत सारे लोग प्लांटेशन में काम करते थे, हम ये करने देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा दी। इनलैंड इमिग्रेशन मतलब मूवमेंट होता है, इनलैंड मतलब डोमेस्टिक। तो 1859 में देखो, 57 के ठीक 2 साल के बाद उन्होंने ये लगाई है। इस मूवमेंट का इंटेंट ये था कि कोई भी जो लेबर इन सारी जगहों पे काम कर रहा है वो अपनी मर्जी से कभी भी जब चाहे उस प्लांटेशन से निकल नहीं सकता है। उनको परमिशन लेनी पड़ती थी इन सारे प्लांटेशन के निकलने के लिए, और वो परमिशन जल्दी मिलती भी नहीं थी, और अगर मिलती थी तो प्रॉपर आपका देख करके कि क्यों मिल रही है, सबको तो नहीं मिल जा रही है परमिशन, ताकि एकदम से कई सारे लोग जाके प्रोटेस्ट ना कर सके। तो जो आसाम के लोग थे प्लांटेशन में काम करने वाले, या और भी जगहों पे जो प्लांटेशन में काम करने वाले थे, वो बड़े परेशान थे, क्योंकि अगर उनको घर भी जाना होता था तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, जो कि मिलती नहीं थी। घर जाना डिफिकल्ट, अपने घर से लोग एसोसिएटेड नहीं हो पा रहे थे। तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी आपके महात्मा गांधी के मूवमेंट की और जो स्वराज की, वो काफी डिफरेंट थी। उनके लिए फ्रीडम यहाँ पे क्या था, to be able to move freely, not stay in these confined spaces, और जब भी अपने घर जाना चाहे उनसे लिंक बनाकर रख सके, अपने घर जा सके। लेकिन इस इमिग्रेशन एक्ट की वजह से वो काफी रिस्ट्रिक्टेड रह रहे थे। तो जब उन्हें नॉन कॉपरेशन के बारे में पता चलता है तो उन्हें लगता है कि अच्छा, गांधी राज आ रहा है, गांधी जी का राज आ रहा है, अब हम सब अपने अपने गांव जा सकते हैं, और सिर्फ काम करने मिलने के लिए नहीं, हम वहां जाकर परमानेंटली रह सकते हैं, वहीं बैठ के काम कर सकते हैं। गांधी जी हमें वहां पे हमारे लैंड्स दिला देंगे, हम वहां पे फार्मिंग कर सकते हैं। और इस वजह से दे डिसाइडेड टू इवन गो अगेंस्ट द अथॉरिटीज, दे डिसाइडेड टू डिफाई द अथॉरिटीज के अगेंस्ट जाकर के उन्होंने सोचा, हजारों वर्कर्स ने, कि हम जाते हैं प्लांटेशन छोड़कर, हम घर लौटेंगे, वहां पे गांधी राज की वजह से हमें हमारी जमीनें मिल जाएंगी और हम वहां काम कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसी कोई प्रॉमिस गांधी जी ने की नहीं है, ऐसा कोई इंटेंट उनका है नहीं। और ये बेचारे जो सारे हजारों लोग निकलते भी हैं, ये फंस भी जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक होता है, तो ये अपने गांव तक पहुंचने के बहुत दूर ही अटक जाते हैं। और वहां पे ब्रिटिशर्स को तब तक पता चल जाता है कि प्लांटेशन वर्कर्स ने ऐसा किया है, तो इन ऑर्डर टू टीच देम अ लेसन और उनको वापस पकड़ के लाने के लिए उनकी बहुत पिटाई करते हैं। स्टीमर स्ट्राइक था, रेलवे स्ट्राइक था, सब कुछ था। तो इवेंचुअली वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं और बहुत ज्यादा ब्रूटल बीटिंग्स का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि थोड़ा वायलेंस आ जाता है, जो सक्सेस चाहिए थी वो नहीं हो पाता है। तो जो विजन था कांग्रेस के प्रोग्राम का या गांधी जी का, वो एग्जैक्टली वैसे इंप्लीमेंट नहीं होता है। प्लस दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट गांधी राज मेंट, मिसइंटरप्रिटेशंस ऑफ द आइडियाज वाज अ बिग प्रॉब्लम। सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Inland Immigration Act of 1859 restricted the movement of the plantation workers. Is this statement true or is this statement false? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? Okay, and the correct answer is that the statement is absolutely true. ये बिल्कुल सही बात है।
है ना, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, इसलिए तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब नेक्स्ट चीज जो होगी वो है कॉलिंग ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी ने, कांग्रेस ने सब कुछ जो सोचा था कि कैसे लोगों की सफरिंग कम हो जाएगी, कैसे लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी, ब्रिटिशर्स शायद चले ही जाएंगे, लेकिन जब ट्राइबल्स ट्राइबल्स के साथ प्रॉब्लम हुई, फार्मर्स के साथ प्रॉब्लम हुई, आपके प्लांटेशन वर्कर्स के साथ प्रॉब्लम हुई, they even said slogans like स्वतंत्र भारत, मेरा भारत महान, स्वतंत्र भारत चाहिए, क्या चाहिए, स्वतंत्र भारत, independent India is what we are looking for. उससे they were relating to this all India agitation, but the problem was the things that they were doing in the name of this mass movement, the things that they were doing in the name of महात्मा गांधी, ठीक है, या कांग्रेस, वो बहुत ज्यादा लिमिट्स के बियॉन्ड थी और बहुत इमीडिएट एक्शंस लेने पड़े थे उन्हें संभालने के लिए, बिकॉज वो काफी ज्यादा वायलेंट भी थी नेचर में, अहिंसा बहुत बढ़ रही थी। तो जो सत्याग्रह का आइडल है, जो धर्म है गांधी जी के हिसाब से, विच इज नॉन वायलेंस, वो बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। सो अब ये आप कह सकते हो इट्स लाइक द लास्ट नेल इन द कॉफन, वो आखिरी जो चीज है जो चीजों को फॉल करा देगी, वो क्या होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, मतलब एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के, वहां पे कुछ लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे नेचुरली, लेकिन पुलिस तो शांति से रुकी नहीं होगी, लाठी चार्ज करना, बुलेट मतलब फायर करना, ये सारी चीजों की वजह से ये पूरा क्लास जो है वो काफी वायलेंट हो जाता है टर्न। ये इंसिडेंट के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी को लगता है, सो बेसिकली इतने पे बात रुकती नहीं है, होता क्या है कि मूवमेंट तो वायलेंट टर्न करता ही है, लोग यहाँ फार्मर्स मारे जाते, बट फार्मर्स ने रिटेलिएशन में, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने भी रिटेलिएशन में जो है पुलिस पे वापस अटैक कर दिया, leading to some of the police stations being set on fire and some 22 policemen were killed। क्योंकि ये 22 पुलिसमैन मारे गए और ये इतना ज्यादा वायलेंट हो गया था, गांधी जी को लगता है कि this is not successful. People of India are still not very ready for something like a mass movement which we had of this sorts. सत्याग्रही को समझना होगा कि एग्जैक्टली सत्याग्रह क्या है, नॉन वायलेंस क्या है, ये धर्मा, ये पॉलिसी क्या है, एंड दे हैव टू गेट रेडी एंड हैव टू बी ट्रेन्ड बेटर एंड प्रिपेयर्ड फॉर सच मास मूवमेंट्स। तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो हमारा इमीडिएट रीजन बन जाएगा for the end of the non-cooperation movement. So we'll quickly answer another question. The Dash incident forced Gandhi ji to withdraw the non-cooperation movement, Chauri Chaura, Kakori incident और the Jallianwala Bagh। अभी अभी हमने पढ़ा क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों उन्होंने डिसाइड किया था कि इस मूवमेंट को वापस ले लेंगे। Superb, you guys, superb. Keep attempting the questions. Very important to keep attempting the questions. Attempt नहीं करोगे, जवाब नहीं मिलेगा। So it was the चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से ऐसा होता है। Now, the other problem was, as we already know, कि कांग्रेस के कई सारे लोग थे जो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया वुड बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So 1919 they could participate in these elections. So they very firmly believed that they are going to be a part of the struggle by being a part of these elections, and they were tired of waiting with these mass struggle। 1 साल 1.5 साल हो रहा है, समय जाता जा रहा है, कुछ इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है कम से कम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके हम ब्रिटिश पॉलिसीज को लॉ मेकिंग बॉडी का हिस्सा बनकर बदल तो पाएंगे, आर्ग्यू तो कर पाएंगे, हम बता तो पाएंगे कि ये नॉन डेमोक्रेटिक है, विल बी एबल टू मेक सर्टेन चेंजेस। So that was another reason everyone was getting restless and this movement was ultimately called off.
when it was called off, people of Congress like C.R. Das, like मोतीलाल नेहरू, इन्होंने एक अपनी कांग्रेस के विद इन ही एक पार्टी फॉर्म कर ली जिसका नाम स्वराज पार्टी था, जिसका आइडिया था कि वो काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस जाएगी बिकॉज दे बिलीव्ड कि ये मूवमेंट फेल हो चुकी है और ऐसे मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होंगी, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प द पीपल। अब ये पुराने लोग थे है ना, प्रीवियस जनरेशन के एल्डर लोग, यंग लीडर्स जो थे उनका जो आपका अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत डिफरेंट थी। यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, लाइक सुभाष चंद्र बोस, ये एडवोकेट कर रहे थे रेडिकल मास एजिटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस। दे वर लाइक वी डोंट केयर व्हाट पार्टी यू फॉर्म, हमें रेडिकल मूवमेंट चाहिए और फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, थोड़े से में सेटल हो जाए ऐसा हम नहीं करने वाले। तो कांग्रेस का बंटवारा हो जाएगा दो व्यूज में, जहां पे एक वैसे लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के साथ काम करके चेंजेस करना चाहते हैं और उनको डोमिनेंट स्टेटस यानी कि आपके मेजरली रूलिंग जो है वो इंडियंस के द्वारा की जाएगी, लेकिन अल्टीमेट जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू बी will be the Britishers। तो स्वराजस पार्टी जो है वो प्रपोज करती है काउंसिल को एडवोकेट करने के लिए रिफॉर्म्स अंदर से, दैट वाज देयर आइडिया, उससे लोग अग्री नहीं करते। बाकी एक्सट्रीमिस्ट्स आते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र, जिनका आइडिया बहुत सिंपल रहता है, जो भी करना हो नॉन वायलेंट बट जो भी करना हो हम अपनी आजादी पूरी फुल इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे, वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी। अब यहां तक हमें समझ आ गया कि क्या सीन चल रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में डिबेट के ये जो 1920 से चलती गई, चलता ही रहा, एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्शंस के लिए डिवीजन तो हो चुका है, इट इज वेरी क्लियर दैट पीपल आर डिवाइडेड नाउ एंड दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज सच, मतलब कांग्रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं बट नॉट एवरीवन वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। A lot of people were very clear like जवाहरलाल नेहरू कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल जारी रखनी है और ये स्ट्रगल बहुत स्ट्रॉन्ग मास मूवमेंट के फॉर्म में जैसे भी करना है, हमें फुल इंडिपेंडेंस लेके रहना है। अब बच्चे एक नई प्रॉब्लम लोगों के सामने आ जाएगी, वो नई प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक डिप्रेशन की। 1930 में आप देखोगे कि कंडीशंस जो है फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा ऑल्टर हो गए थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि 1926 से ही जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डिक्लाइन करने लग गई थी, यानी कि काफी बुरा असर आ रहा था, लोगों के सामान पड़े पड़े सरप्लस में होते जा रहे थे, बिक नहीं रहे थे, कम दामों में, मतलब ज्यादा दामों में या नॉर्मल दामों में बेचकर प्रॉफिट कमाना तो दूर, कम दामों में बेचकर कुछ पैसा रिकवर करने तक की हालत नहीं थी। और फिर 1930 में आपका जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाती है, और आपके अमेरिका में वॉल स्ट्रीट क्रैश कर जाता है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। हमने हिटलर वाले चैप्टर में भी ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा है। अब ये ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जो भी आपके गुड्स का प्रोडक्शन था, जो भी एक्सपोर्ट होता था दूसरे देशों में जाता था, वो एक्सट्रीमली डिक्लाइन कर जाता है बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन। ऑल द कंट्रीज वर सफरिंग, नन ऑफ देम रियली हैड अ लॉट ऑफ मनी एंड फंड्स, तो वो अपने बिजनेस वगैरह को कट डाउन करते हैं, एटलीस्ट दोस्त जो दूसरे देशों से आ रहे थे, और बेसिक नेसेसिटी एब्सोल्युटली नहीं थी। तो 1930 तक आप देखोगे इसका इफेक्ट इतना ज्यादा एडवर्स हो जाता है कि पूरी की पूरे फार्मर्स की सेक्शन जो है बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन में, बहुत ज्यादा टर्मोइल वाली हालत में, बहुत उथल पुथल में आ जाती है। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। पहली प्रॉब्लम हमें समझ आई कि कांग्रेस के लोग, वहां से स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन, लेकिन कुछ लोग अभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाह रहे थे। एक प्रॉब्लम हमें समझ आई कि आपका जो ये एग्रीकल्चर प्राइसेस थे, जो कंडीशन थी फार्मर्स की, वो बद से बदतर होती जा रही थी। तो उसके लिए भी फार्मर्स भी अब इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, उनके अगेंस्ट कुछ तो हमें करना होगा, आवाज उठानी होगी। एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस, न्यू टोरी गवर्नमेंट जो है वो लंदन में फॉर्म हुई होती है, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे टोरी गवर्नमेंट थी। टोरी गवर्नमेंट फॉर्म होती है और एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाती है। स्टैट्यूटरी कमीशन यानी कि एक लीगल कमीशन। कमीशन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल हु आर सपोज्ड टू डू स्टडी ऑन अ पर्टिकुलर थिंग एंड देन प्रोवाइड देयर रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू व्हिच द पॉलिसीज कुड बी मेड। जैसे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में लास्ट ईयर हमने देखा था कि मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन जो है बाकी लोगों को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या ऐसे इन सारे लोगों को रिजर्वेशन
दी गई थी। तो वैसे ही टॉरी गवर्नमेंट यहाँ बनती है, वो एक कमीशन फॉर्म करती है। कमीशन आपको इस पर्पज से बनी होती है कि वो रिपोर्ट स्टडी करके बताएगी कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अब ये कमीशन बनाई टोरी गवर्नमेंट में, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। दिक्कत क्या आ गई बच्चे, अगर आप इंडिया में आ रहे हो और ये पता करने की कोशिश करो, और वो भी ब्रिटिशर्स के इंडिया में, ऐसा नहीं है कि इंडिया में अभी आ रहे हो, आप ब्रिटिशर्स के इंडिया में आ रहे हो जहां लोग वैसे ही परेशान रहते हैं, जहां लोगों को वैसे ही कोई हक नहीं मिलता, जहां राउलेट एक्ट जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और आप आकर कह रहे हो कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है वो स्टडी करेंगे। आइडिया बहुत अच्छा था, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में थी। प्रॉब्लम ये थी कि कई सारे लोगों ने इस चीज को अपोज तो किया था, वैसे they did not want this to happen, but this commission from Britain had come. But the worst part was that not a single Indian person from the background, आप कभी भी कुछ भी काम करो, आपको बैकग्राउंड के इंसान से प्रॉपर आइडिया लेना, प्रॉपर आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर साइमन, सर जॉर्ज साइमन। दैट इज हाउ द साइमन कमीशन इवन गेट्स इट्स नेम। ठीक है, ये इस आइडिया से सेटअप किया गया था कि इतने सारे मूवमेंट्स जो हो रहे हैं कि हमें अपनी बात लंदन तक पहुंचानी है, हमें अपनी बात हाई कमांड तक पहुंचानी है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है इंडिया का वो बहुत अफेक्ट हो रहा है, इन जनरल गवर्नेंस अफेक्ट हो रही है। तो उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से मतलब आप इस चीज को ध्यान से पढ़ो, हर एक चीज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं उस पर नोटिस करो, और हमें बताओ कि क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बेटर हो जाएगी, ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, कम से कम एक से आपा जहाँ पे इतने सारे लोग प्रोटेस्ट करें, ये सारी चीजें तो खत्म हो। ठीक है, लेकिन the problem was that the commission did not have a single Indian member. So people were going to be absolutely furious. Why would they be furious? They would be furious for a very simple reason. हमारे जगह की प्रॉब्लम है, हमारे प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने वाले कोई नहीं है, तुम बाहर से बैठे बैठे हमारी प्रॉब्लम्स कैसे समझ लोगे। सो दे वर नॉट एट ऑल वेलकमिंग। जब सर जॉन साइमन अपने साइमन कमीशन के साथ इंडिया आते हैं, 1928 की बात है, तो लोग सड़कों पे, एंड दिस इज अगेन आफ्टर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, पहली बार हिंदूज और मुस्लिम्स को फिर से साथ काम करते देखा गया था नॉन कॉपरेशन के बाद, क्योंकि हिंदूज मुस्लिम्स को फिर से थोड़ा साइड लाइन लग रहा था, हिंदूज अपने हिसाब से कर रही थी, कांग्रेस जो है ज्यादातर हिंदू सिटीजन से डोमिनेटेड थी, वो भी हायर सोशल क्लास वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि मुस्लिम लीग और हिंदू सब यहाँ पे गो बैक साइमन का स्लोगन लेके नरेट कर रहे होते हैं, सॉरी चैंट कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बोर्ड पे भी ऐसा लिख रखा था। आप अपने बुक में देखोगे तो इसकी एक पिक्चर भी आपको दिखेगी, आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो हमारे लोग हैं, ठीक है, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ये डिसाइड करती है डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर द वाइसरॉय, लॉर्ड अर्विन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस। तो बेसिकली अब क्या होगा कि अब जो है वाइसरॉय यहाँ पे अर्विन है, उन्हें लगता है ये बेस्ट टाइम है, बाकियों के लिए ये बुरा होगा, साइमन कमीशन के लिए बुरा होगा, सबके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, दिक्कत कर सकता है, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे लिए क्यों और कैसे अच्छा होने वाला है? Guys, just one second, I've lost the क्योंकि हिंदूज मुस्लिम सब यहाँ पे इस मूवमेंट में बिना मास मूवमेंट कॉल किए ही आ जाते हैं, और सब इसमें डिसाइड करते हैं कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये पार्टिसिपेशन भारी पड़ने वाली थी किसे? ये पार्टिसिपेशन भारी पड़ने वाली थी आपके ब्रिटिशर्स को। Guys, I'll just take a quick 1 minute break. Just give me 1 minute, okay?
ओके एंड आई एम बैक. सो इन्होंने साफ कह दिया, लॉर्ड अर्विन ने जब देखा कि प्रॉब्लम हो रही है, डोमिनेंट स्टेटस का प्रॉमिस किया. डोमिनेंट स्टेटस का मतलब उनका ये था कि हम आपको आपकी गवर्नमेंट फॉर्म करने देंगे, एट द हेड ब्रिटिशर्स रहेंगे. लेकिन ये बड़ा वेग प्रॉमिस था. तो जवाहरलाल नेहरू, चंद्र बोस, they became more assertive. They said that we don't want, and these were the radical people. They said we don't want this dominant status. हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, हमें आपके इन बातों में उलझना ही नहीं है. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस. आप निकलो यहाँ से, आप किसी भी कैपेसिटी में यहाँ एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए. तो ब्रिटिशर्स ने पहले इस चीज को बहुत फ्रेम करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली दे न्यू दैट दे हैड लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस. फिर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अब आर या पार, ठीक है, अब ऐसे नहीं चलेगा. इन्होंने इनफैक्ट ये भी हुआ था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस डोमिनेंट स्टेटस को देने के लिए उन्होंने सबको कॉल किया था. कांग्रेस ने पूरा इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग गई थी. बट ऑफ कोर्स दिस डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. व्हाट द ब्रिटिशर्स वर ऑफरिंग डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. So let's quickly answer another question, which is Simon Commission was constituted to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. Is this statement true or is this statement false? Okay, guys, this statement is absolutely true. That was the intent of its formation. इसी इंटेंट से इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल बिल्कुल की गई थी. बट प्रॉब्लम ये था कि कोई भी इंडियंस नहीं थे. वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लेना बहुत ज्यादा अच्छा होता. अब क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भैया ऐसा है कि तुम्हारी मैंने बहुत देख ली, तुमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फलाना ढिमकाना सब अपने जो नाटक है वो करके मुझे दिखा दिए हैं. मुझे अब चाहिए पूरा पूरा इंडिपेंडेंस. तो उन्होंने लाहौर में एक सेशन किया था कांग्रेस का, जो कि आपका दिसंबर के अराउंड हुआ था. वहां पे 1929 में, यू हैव टू रिमेंबर 1929 लाहौर सेशन, इससे मैप वर्क भी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. यहाँ पे इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की और रेजोल्यूशन पास किया. उन्होंने कहा फुल इंडिपेंडेंस, इंडिया इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री, नो चेंजेस फ्रॉम विद इन एंड नो इलेक्शंस, नन ऑफ दैट आई वांट. आई एम गोइंग टू डिक्लेयर 26 जनवरी एज द डेट ऑफ आवर फुल इंडिपेंडेंस. तो 26 जनवरी को उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस की तरह अनाउंस किया. अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना होगा कि बच्चे पहले के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, कांग्रेस ना हर एक जनरेशन में अलग था. पहले सबसे पहले तो जो आए थे वो लिबरल्स थे. लिबरल्स का मतलब वो कहते थे कि अरे हम प्लीड करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम चेंजेस कराएंगे, हम आराम से ब्रिटिशर्स से बात करके करेंगे, वो हमारी भलाई के लिए आए. फिर धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि इतने भी भलाई के लिए नहीं आए हैं. फिर वो मॉडरेट्स बने कि थोड़ा सा पुश बैक करना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, थोड़ा सा अपनी चीजें को हाथ में लेना, वो करना. उसके बाद फिर आ जाते हैं पूरे पूरे असर्टिव्स, जो अपनी बात बहुत खुलकर रखते हैं, असर्टिवली रखते हैं, वरना कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं. एंड विच इज फर्दर अहेड लेड बाय द रेडिकल्स, जो कि एक्सट्रीमिस्ट से एक तरीके से आप कह सकते हो चाहिए तो चाहिए, नो नेगोशिएशन, नथिंग. तो ये इन्फ्लुएंस लूज होने के बाद आपका दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में जो हमारा जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो कह रहे थे फुल इंडिपेंडेंस चाहिए. और कौन सी तारीख को चाहिए? जनवरी 26 को हम सब साथ आएंगे 1930 के, यानी कि अगले महीने के, और हम मनाएंगे हमारा फुल इंडिपेंडेंस. लेकिन ये मूवमेंट आप ये सोचोगे कि वेरी लिटिल अटेंशन, मतलब बहुत कम, नहीं, ऐसा नहीं था कि अटेंशन नहीं था, काफी बड़ा मूवमेंट था ये भी. लेकिन जितने स्केल में टर्न आउट होना चाहिए था इसके सक्सेसफुल होने के लिए कि ब्रिटिशर्स को भी झटका लग जाए, ये उस स्केल में टर्न आउट नहीं हुआ. ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई. ठीक है, तो ये मूवमेंट फेल हो गया. अब ये 26 जनवरी डेट पहचाना पहचाना सा लग रहा है. तो हमने पहले पढ़ा है ना कि 26 नवंबर को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेडी हो गया था 1949 में.
फिर हमने 2 महीने इंतजार करके क्यों 26 जनवरी को किया? इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस डेट यू गाइज. दिस डेट वॉज सपोज टू बी आवर फर्स्ट प्राइम फुल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन विच वॉज नॉट सक्सेसफुल. तो इस दिन को वो ट्रिब्यूट देने के लिए जो है हमने 2 महीने इंतजार किया और 26 जनवरी को अब इंडिपेंडेंस डे नहीं मना पाए तो क्या हुआ? हम अब रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं. ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन. कूल. सो ये सेलिब्रेशन में मोमेंटम कम आता है तो ये सेलिब्रेशन जरा सी फेल हो जाती है, वो सक्सेस नहीं पा पाती है जिसकी पहले इमेजिनेशन की गई थी जवाहरलाल नेहरू या बाकी लीडर्स के द्वारा एज सच. So now the question is that under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Dash Congress formalized the demand of Dash for India in December 1929. कौन से कांग्रेस मतलब कौन से सेशन में कौन सी डिमांड रखी गई थी ये पूछा जा रहा है हमसे. And we have our answers. It will be the लाहौर सेशन है ना. और किस चीज की डिमांड की गई थी? पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी. ठीक है, पूर्ण स्वराज लाइक फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज अ वेरी वेरी क्लियर डिमांड ऑफ एवरीवन. नाउ अब हमें समझ आया कि ये मूवमेंट जो पूर्ण स्वराज होने वाली थी, कम मोमेंटम आता है, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, स्ट्रगल जो इंडिपेंडेंस की पूरी नहीं हो पाती है, हमारी फाइट चल रही होती है. महात्मा गांधी जी इस चीज को देखकर रियलाइज करते हैं और अब उन्हें इस चीज को रोकने के लिए एक नया तरीका ढूंढना था. राइट, ही फिगर्ड आउट दैट ये तो बहुत दिक्कत होगी, ऐसे हम फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाएंगे. इट हैज टू बी बिकम इट इज एन एवरीडे लाइफ इशू. बट ये प्रॉब्लम इतने एब्स्ट्रैक्ट तरीके से एग्जिस्ट करती है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस चीज से डील करना है. दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रॉपरली. वी नीड टू चेंज दिस. सो व्हाट ही डिड वाज ऑन 31st of January, 29 जनवरी को ये प्रॉब्लम होती है. ऑन 31st of January he goes ahead and writes a letter to the viceroy of at that time. ठीक है, अब देखो एक कंफ्यूजन हमें बहुत बार इसलिए होती है क्योंकि हम ये क्लियर नहीं होते हैं कि वाइसरॉय से हमारा मतलब क्या होता है. ठीक है, तो बच्चे वाइसरॉय एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि उस वक्त प्रेसिडेंट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट हुआ करता था. ठीक है, उस वक्त आपके देश के जो हाईएस्ट रूलर थे ब्रिटिशर्स की साइड से वो वाइसरॉयज थे. उसके बाद गवर्नर जनरल, ये सारे लोग थे. तो वाइसरॉय बिल्कुल हेड थे और इस वक्त लॉर्ड अर्विन वॉज द हेड ऑफ ऑफ दिस गवर्नमेंट. वाइसरॉय वही थे. तो महात्मा गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि इनसे थोड़ी नेगोशिएशन करनी होगी, बातचीत करनी होगी, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे और ये आजादी तो हमें बिल्कुल भी नहीं दे रहे. तो उन्होंने सोचा कि चिट्ठी लिखते हैं. अब इस चिट्ठी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का सहारा उन्होंने लिया जो एक बहुत बड़ा सिंबल उन्हें लगता था, विच इज सॉल्ट. सॉल्ट क्यों? वाई सॉल्ट? सॉल्ट इसलिए क्योंकि बच्चे अमीर, गरीब, छोटा बच्चा, जवान लोग, बूढ़े लोग, काम करने वाले लोग, शहर में रहने वाले लोग, ना काम करने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, शहर में रह रहे, गांव में रह रहे, कोई कहीं रह रहा है, कुछ कर रहा है. एक चीज जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो क्या होता है? वो है नमक. सब लोग नमक खाते हैं. हमारे इंडियन खाना ऐसा है कि हम सेवरी फूड ही खाते हैं. सॉल्ट इज अ सिंबल. सॉल्ट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय एवरीवन. सो एनीथिंग इन एंड अराउंड सॉल्ट विल अफेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ. तो जब आप सबको यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको एक ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए जो सबके सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हर एक डिफरेंसेस से ऊपर हो. सॉल्ट खाना, बेसिक नेसेसिटी. सो ही डिसाइडेड टू पिक सॉल्ट एज अ सिंबल which was going to be a very very powerful symbol because it used to relate everyone, was required by everyone. But salt पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. सॉल्ट में प्रॉब्लम क्या थी? हमारे सॉल्ट में प्रॉब्लम नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग का इशू था. हमारे यहाँ सॉल्ट आराम से बहुत ज्यादा मिलता है और आराम से मैन्युफैक्चर हो सकता है, लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली ब्रिटिशर्स ने ले रखी थी. मोनोपोली मतलब उन्होंने कह दिया कि हम होल एंड सोल प्रोड्यूसर्स होंगे सॉल्ट के. इंडियंस को सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना अलाउड नहीं था. चलो ठीक है भैया, तुम्हारा मन है, तुम करना चाहते हो, हमें उतना प्रॉफिट नहीं होना देना चाहते हो, ठीक है.
But on top of this, something as basic as salt was also levied tax with, यानी कि सॉल्ट के ऊपर लोग अब टैक्स भी लगा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे थे कि चलो ठीक है नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, जाने देते हैं, नहीं, वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो इसके ऊपर लगा रहे हैं टैक्स। अब ये बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप एक तो इतनी बेसिक चीज हमें मैन्युफैक्चर नहीं करने दे रहे हो जो हमारे घर के बगल में मिलती है, हम आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके ऊपर से तुमने उसके ऊपर टैक्स भी लगा रखा है। तो ये एक ऐसी डिमांड है जो हर एक डिफरेंट क्लास को साथ में लेके आएगी, सब इस चीज से अग्री करेंगे। तो इंपॉर्टेंट सिंबल को उन्होंने उठाया। 31 जनवरी ऑफ 1930 को एक 11 डिमांड्स के साथ चिट्ठी लिखी उन्होंने लॉर्ड अर्विन को। ये 11 डिमांड्स ही क्यों लिए भैया? तो 11 डिमांड्स इसलिए कि उन्होंने हर एक कैटेगरी के ऊपर, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर एक ग्रुप को क्लब करने की कोशिश की ताकि कोई भी लेफ्ट आउट फील ना करे। एक कंडीशन तो उन्होंने पहले ये बोली कि भैया ये जो मोनोपोली है इसको हटाओ और ये सॉल्ट टैक्स तो हम बिल्कुल ही नहीं देंगे। ये आपके डोमिनेशन का हमारे ऊपर सबसे एडवर्स एग्जाम्पल है कि कोई भैया कितना ऑपरेसिव हो सकता है कि उसके बेसिक खाने की चीज को पहले मोनोपोलाइज करता है और उसके ऊपर फिर टैक्स भी लगाता है, ठीक है, चाहे गरीब हो अमीर हो सबको जरूरत है, बट आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो। और ये एक बाइंडिंग फैक्टर हो जाता। ये एक कंडीशन थी। उसके अलावा बाकी के 10 कंडीशन, रिच पेजेंट, पुअर पेजेंट, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, फीमेल को, सबको करके उन्होंने लिखा कि इस चिट्ठी के बारे में जब भी जिसको पता चले उन्हें ये समझ आए कि गांधी जी ने हम सबका ख्याल रखा है, हम सबको साथ में लेकर चले हैं। वो एक वाइड रेंज डिमांड किया है सोसाइटी में सबकी आइडेंटिटी को साथ लेकर के, ताकि ये कैंपेन जब लॉन्च हो तो सब उसके अंडर आ सके, क्योंकि इसके पहले वाले कैंपेन में सब लोग नहीं आए थे, तो सबका अटेंशन चाहिए था। जब सबके इंटरेस्ट की बात होगी तो सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस आइडिया के साथ गांधी जी ने लिखा और ये डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड आपके सॉल्ट टैक्स की अबॉलिशन थी, क्योंकि सॉल्ट सबको कनेक्ट करता, ठीक है, और ये सबसे ऑपरेसिव फेस भी दिखा रहा था ब्रिटिशर्स का, तो पीपल वुड हैव अंडरस्टूड। अब ये चिट्ठी सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी बच्चे, ये एक अल्टीमेटम था, आप कह सकते हो कि एक धमकी थी एक तरीके से, जहां पे उन्होंने कह दिया था कि आप अगर 11 मार्च तक ये सॉल्ट टैक्स, बाकी चीजों के लिए ठीक है, लेकिन मतलब बाकी चीजों का आप वक्त फिर भी ले सकते हो, बट as far as this salt tax and monopolization on manufacturing of salt is considered, अगर आप इसे तुरंत अबॉलिश नहीं करते हो, 11 मार्च एक डेडलाइन दे दी उन्होंने, 11 मार्च की डेडलाइन तक अगर आप इसे अबॉलिश नहीं करते हो और बाकी चीजों पे भी सोच विचार करके उसे नहीं एग्जीक्यूट करते हो, तो हम फुल सिविल डिसोबीडियंस चले जाएंगे। अब नॉन कॉपरेशन का असर लोगों ने देखा हुआ था, उन्हें अंडरस्टैंडिंग थी कि किस स्केल पे प्रॉब्लम हो सकती थी। नॉन कॉपरेशन में क्या था, हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस बहुत ज्यादा एक आगे लेवल पे हो जाती मूवमेंट। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता कि भैया तुम्हें जो करना है कर लो, हम तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगे, सिर्फ तुम्हारा साथ ही नहीं देंगे, तुम्हारे बनाए हुए रूल्स को भी ब्रेक करेंगे। अब लॉर्ड अर्विन जो है, उन्होंने थोड़ी बहुत एंटरटेन करने की, नाटक को दिखाया, कोशिश की, लेकिन बात टालते गए। 11 मार्च आ गई, बहुत ज्यादा विलिंगनेस नहीं दिखाई उन्होंने इन सारी चीजों पे नेगोशिएट करने के लिए। बस महात्मा गांधी ने 11 मार्च होते ही 12 मार्च को अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को लिया और अपने 240 मील की एक मार्च को स्टार्ट कर दिया, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक। दांडी जो कि कोस्टल टाउन है गुजरात का, वो यहाँ पे जाते हैं, 24 दिन की जर्नी करते हैं पैदल चल के, पूरे पैदल चलते चलते हर एक इंसान को बताते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस ये है, ये मूवमेंट ऐसा है, उन्हें मोबिलाइज करते हैं, उन्हें इन्फॉर्म करते हैं और पहुंच जाते हैं आपका हर दिन 10 मील चल चल करके दांडी पहुंचते हैं वो 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को वहां पे पहुंच करके, क्योंकि कोस्टल टाउन है, तो उन्होंने अपने हाथ से सॉल्ट फॉर्म किया और इस मूवमेंट को जो है लॉन्च कर दिया बाय ब्रेकिंग द लॉ ऑफ सॉल्ट मोनोपोलाइजेशन एंड नॉट पेइंग द टैक्सेस ओवर इट। अब हजारों लोग उसके बाद सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं और सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर देते हैं। 6 अप्रैल इज वेयर इट स्टार्टेड। यू हैव टू रिमेंबर 11 मार्च की डेट थी, 12 मार्च को वो चालू करते हैं मूव करना, 24 days ही टेक्स, एंड 6 अप्रैल
यानी कि हड़ताल जो हुई थी उसके बिल्कुल 10 साल बाद, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाते हैं 11 साल बाद। एक्चुअली 1919 में हड़ताल भी की थी 6 अप्रैल को गांधी जी ने, याद होगा आपको, अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। तो यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर कर देते हैं सी वाटर से, और ये बाकी सब लोग भी इसी चीज को फॉलो करने लगते हैं। और बच्चे इसके साथ लॉन्च हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके डिफरिंग स्ट्रैंड्स क्या थे, क्या होता है इसके आगे, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स, बट we are going to end the session, this session over here। तो अब आपको इस सवाल का जवाब दे देना है कि दांडी मार्च जो है वो 240 मील की दूरी पे गांधी जी ने कहां से कहां तक किया था, गुजरात से किस कोस्टल टाउन तक, किस आश्रम से किस कोस्टल टाउन तक। So the movement was from Sabarmati Ashram till the coastal town of Dandi। ठीक है, आपने ये आंसर किया है तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। अब इस मूवमेंट में आगे क्या होगा, कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया सारे लोग फिर मैन्युफैक्चर करने लग जाते हैं, धीरे धीरे कॉपरेट करना बंद कर देंगे ब्रिटिशर्स के साथ, और ऐसे ये मूवमेंट लॉन्च हो जाएगी। अब इसके अलग अलग स्ट्रैंड्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्यों, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वी आर गोना पॉज द सेशन ओवर हियर। नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव, व्हिच इज आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम। हमने आज पढ़ा कि कैसे पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई, साइमन कमीशन एक रीजन था, स्वराज का फॉर्मेशन रीजन था, बट पूर्ण स्वराज की डिमांड पूरी फुलफिल नहीं हुई थी। इसकी वजह से गांधी जी ने सॉल्ट मतलब सिविल डिसोबीडियंस को मद्देनजर रखते हुए वो लेटर लिखा जो एक अल्टीमेटम था, क्योंकि लॉर्ड अर्विन नहीं मानते हैं तो सॉल्ट मार्च जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है, उसके साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। लेकिन कैसे फिर गांधी अर्विन पैक्ट होगा, क्यों होगा, क्या डिफरेंट स्ट्रैंड्स थे, क्या प्रॉब्लम आएगी, और क्यों ये मूवमेंट भी हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन। सो मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस एक मूवमेंट है जो सबको यूनाइट जरूर करेगा। ये मच स्ट्रॉगर है नॉन कॉपरेशन से, बट इसके में फिर भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्यों, कैसे, अगले सेशन में करेंगे पता। सो डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड योर पोस्ट क्लास activities and as you guys know हमारे सारे एप्लीकेशंस को आपको एक्सप्लोर कर लेना है। बच्चे आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व होते हैं ऐप पे, और आपने ज्वाइन कर लेना है हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से, क्योंकि सारे अपडेट्स सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनीथिंग देन वी कैन clarify that, you can put a comment or we can clarify in the next session as well। और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द in the next session। Till the next time, I think I'm gonna just sign off over here and I'll catch up with you guys in the next session। Thank you so much everyone for being here। Have a great evening, have a great time, take good care of your friends and family। Hasta la vista, bye bye, ciao, till the next time I see you, take good care of yourself, stay tuned and keep imbibing।